है जहां रायपुर में विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का दूसरा दिन आज विधानसभा में राज्यपाल का होगा अभिभाषण। प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर होगी चर्चा। करीब 10,000 करोड़ का पेश होगा अनुपूरक बजट। 3 योजनाओं के लिए अनुपूरक बजट लाएगी सरकार। प्रधानमंत्री आवास के लिए 3,000 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 15,000 करोड़, किसानों के लिए बकाया बोनस के लिए करीब 5,000 करोड़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा। विधानसभा से जारी की गई कार्यसूची के मुताबिक अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव और फिर मंत्रियों का परिचय होगा। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट को पेश करेंगे, जिस पर अगले दिन चर्चा होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में नई सरकार आने के बाद यह पहला विधानसभा सत्र है, जिसका आज दूसरा दिन है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के किसानों को 2 साल का धान बोनस देने, 18 लाख आवास योजना के पैसे, महतारी वंदन योजना और किसानों से 3100 रुपये में धान खरीदने के लिए सरकार को राशि चाहिए, जिसके लिए सीएम साय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन राज्यपाल विष्णु भूषण हरिचंदन का अभिभाषण होगा, जिसके बाद सीएम साय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि किसानों को 2 साल का धान बोनस, 18 लाख आवास योजना के पैसे, महतारी वंदन योजना और किसानों से 3100 रुपये में धान खरीदने के लिए सरकार को राशि चाहिए, जिसको लेकर सीएम साय अनुपूरक बजट पेश करेंगे। इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है सदन के अंदर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद जो विधानसभा सत्र चालू हुआ है, आज इसका दूसरा दिन है। पहले दिन में देखिए, पहले दिन की अगर मैं बात करूं कि पहले दिन में क्या क्या काम हुआ था, तो देखिए पहले दिन की जो कार्यशैली थी उनकी, ये शपथ, जितने भी विधायक थे उनको शपथ लेकर विधानसभा में और रमन सिंह को उनके पद पर बैठा के और कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। उसके बाद आज जो दूसरा दिन है, उसमें कहीं 10,000 करोड़ के बजट को 3 योजनाएं हैं, उनको लेकर बातचीत होगी। देखिए, विपक्ष इसको लगातार काटने के लिए, विपक्ष अपने रोल अदा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है, क्योंकि देखिए कल रात को जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो सारे लोग और जितने विधायक थे, सारे लोग एक बैठक की। उस बैठक में कहीं ना कहीं जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि देखिए, भले हम जनता इस बार हम पे भरोसा नहीं की है, मगर हमारा जो विपक्ष का रोल है
वो हम अच्छे से अदा करेंगे। भूपेश बघेल ने भी इस खबर को साफ तरीके से कहा कि हमारा जो रोल है उसको हम अदा करेंगे। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मुखिया के रूप में नजर आ रहे हैं, उनका भी ये बजट पहला है और उस बजट में 10,000 करोड़ रुपए को लेकर बजट पेश किया जा रहा है। तो देखिए सुबह 11 बजे से लगभग राज्यपाल का अभिवादन शुरू हो गया है। जितने भी विधायक थे वो पहुंच चुके हैं और उसके बाद अभिवादन के बाद जो विधायकों से बातचीत चालू होगी और मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, विष्णु देसाई अपनी बात रखेंगे। उसमें साफ तरीके से देखिए 3 योजनाओं के ऊपर बात हो सकती है। देखिए जो तीनों योजनाएं हैं वो नरेंद्र मोदी के गारंटी, जो उन्होंने चुनाव के समय में जो गारंटी लिया था उस पर बातचीत होगी। क्योंकि देखिए जो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ है, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हों, चाहे कांग्रेस के अलग बड़े नेता हों, वो लगातार ये बात कर रहे हैं कि ये चुनाव सिर्फ मोदी के वादों पे जीता गया है, झूठे वादों पे जीता गया है, कांग्रेस का कहना है। वहीं पे बीजेपी के कार्यकर्ता का कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का चेहरा है और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गारंटी देके गए हैं छत्तीसगढ़ वासियों को, वो अपनी वादों को पूरा करने पे लग गए हैं। तो देखिए ये जो सरकार बनी है, बीजेपी साफ कह रही है कि जो गारंटी है मोदी का उससे ही चुनाव लड़ा गया है। तो साफ तरीके से देखिए आज जो चर्चा हो रही है विधानसभा सत्र में इन्हीं मुद्दों को लेके हो रही है। देखिए इसमें सबसे बड़ी धान बोनस की बात आ रही है। देखिए धान बोनस 1 नवंबर से चालू हो चुका है और धान खरीदी चालू हो चुका है और बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। तो मगर इसमें जो गारंटी है मोदी की, उसमें किस तरीके से लागू किया जाए और कि किसानों को कैसे फायदा दिया जाए, इन चीजों पे बातचीत होगी। देखिए इसमें जो धान के बोनस को लेके जो रखा गया है वो 5,000 करोड़ का बजट रखा गया है धान बोनस के लिए। तो अब धान बोनस भी किसानों को मिलना चालू हो जाएगा। इस बजट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस पे बात की जाएगी और जितने भी विधायक है वो इन चीजों पे चर्चा करेंगे। जी। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बजट रखी गई है 3,000 करोड़ रुपए का। तो उस बजट को लेकर लगातार कांग्रेस लगातार आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरते आई है। मगर अब जाकर देखने को मिल रहा है कि विधानसभा में ये मुद्दा गूंजने लगा है और एक अलग से बजट पारित हुआ है जिसमें 3,000 करोड़ रुपए पारित किए जा रहे हैं। और उसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये लोगों को आवास दिला पाते प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ, क्योंकि मोदी की गारंटी पे ही सारे काम हो रहे हैं। और लेकिन लोकसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं जितने भी मोदी के वादे हैं उसको पूरा करने के लिए लगातार बीजेपी ग्राउंड लेवल पे काम करती नजर आएगी। तो देखिए इसके जो तीसरी योजना है, जिससे महत्वपूर्ण योजना है जिसपे बात की जाएगी, इस योजना और नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में आने के बाद ही इस पे बात हुई थी। देखिए महतारी वंदना योजना, देखिए महतारी वंदना योजना में 1500 करोड़ रुपए की 1500 करोड़ रुपए बजट को लेकर दूसरे बातचीत होगी। देखिए इसमें महतारी वंदना योजना के तहत जितने भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में 1,000 रुपए पर मंथ पहुंचने की बात कहे थे नरेंद्र मोदी ने। तो उस योजना को पूरा करने के लिए एक बजट बनाया गया 1,500 करोड़ का और जितनी भी महिलाएं हैं जिनको फॉर्म बीजेपी द्वारा फॉर्म भरवाया गया है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव के समय से ही ये प्रक्रिया लगातार बीजेपी वालों ने चालू की थी, जब से मोदी ने अपने भाषण में इस चीज को
शुरुआत से महतारी योजना की बात कही थी। तो देखिए महतारी योजना जो है उसके तहत बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, या चुनाव का समय था, लगातार फॉर्म भरवाया जा रहा था कि महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए पहुंच सके। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी चलती है कि नहीं, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव को और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सारी गारंटी तो दे दिए हैं, मगर देखने वाली बात है कि लोगों की जो वादा किया गया है लोगों से वो पूरा कर पाते हैं। जी सचिन जी, एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम साहब विधानसभा के दूसरे दिन की कार्रवाई के लिए विधानसभा पहुंच चुके हैं। वहीं इस विधानसभा के पहले कार्य मंत्रणा की बैठक हो रही है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के नेता शामिल हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र अब चालू ही होने वाला है, क्योंकि देखिए अब मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं, विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं, और जितने भी विधायक थे वो पहुंच चुके हैं, विपक्ष के विधायक पहुंच चुके हैं। अभी उनकी बैठक होगी, बैठक के बाद ये उनका समीक्षा, उनकी जो विधानसभा सत्र है वो चालू होगा। इस सत्र में सबसे बड़ी बात ये होगी कि इस सत्र में जो योजनाओं की भी मैं कुछ देर पहले बात हो रहा था, उन पे चर्चा परिचर्चा होनी है, क्योंकि देखिए विष्णुदेव साय ने इस चीज को पहले से ही क्लियर कर दिया है कि जितनी भी योजनाएं सामने आ रही हैं वो सारी योजनाएं हम ग्राउंड लेवल पे लागू करेंगे। तो उसके पहले विधानसभा में ये सारे जो बातें हैं उनको मैं रखूंगा, योजनाओं की बातें रखूंगा, बजट की बातें रखूंगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा उसको रखूंगा। विपक्ष जरूर इसको काटने की प्रयास करेगा, क्योंकि शुरू से विपक्ष ने अपने रोल में ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के जो बातें हैं, जो गारंटी दे के गए हैं, छत्तीसगढ़ में सब फैला हुआ है, वोट की राजनीति है। अब कुछ ही देर में सत्र चालू हो जाएगा, और सत्र चालू होते ही बातचीत शुरू होगी। तो अब देखने वाली बात है कि किन किन बातों पे विपक्ष पक्ष को फंसाने की कोशिश करता है। जी जैसा कि आपने विपक्ष की बात की, तो विपक्ष लगातार सरकार की हर योजनाओं पर सवाल उठाता आ रहा है। वहीं जब भूपेश बघेल से बात की गई, तो भूपेश बघेल से जब हार की कार्डों को पूछा गया तो उन्होंने सीधा ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए कहा कि उनकी हार ईवीएम की वजह से हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अब हार की जिम्मेदारी कौन लेता है अभी तक ये देखा नहीं गया है, क्योंकि अभी तक जितने भी आला अधिकारी से लगातार समीक्षा बैठक चल रही थी कांग्रेस में। इसलिए मैं बात करूं जिस समीक्षा बैठक की जिसके ऊपर जिम्मेदारी दिया जाए हार की, तो जिम्मेदारी देने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। और उससे पहले भी हार की जो बात की जा रही थी, तो अभी तक उससे कोई भी गारंटी नहीं ले रहा है, या फिर कोई भी ये कहने वाला व्यक्ति नहीं है कि कांग्रेस का हार का जिम्मेदार कौन है। देखिए सिर्फ 33 सीटों में सिमट जाना कांग्रेस से, 72 के बाद सीधा 33 सीटों पे आ जाना एक बड़ी बात होती है। और 8 मंत्रियों को हारना, छत्तीसगढ़ में 8 मंत्री जो जिसको हॉट सीट कहा जाता था, वहां पे हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की बहुत शर्मिंदगी की बात थी, और उसको हार को छिपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, मगर जनता ने साफ तौर से जवाब दिया है कि छत्तीसगढ़ में वो सरकार रहेगी जो जिसने छत्तीसगढ़ में विकास का काम किया है। अगर मैं 2018 की भी बात करूं तो देखिए 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो देखिए 68 सीट पे आकर बीजेपी अटक गई थी, और रमन सिंह ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। मगर यहाँ पर 2023 चुनाव में जब कांग्रेस की हार होती है और वैसे ही कुछ अंतराल रहते हैं, ज्यादा संख्या बहुमत से सरकार बनती है और वही अंतराल फिर से देखने को मिलता है, तो भी कहीं ना कहीं इन चीजों में फर्क देखने को मिलता है कि यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस में कई बड़े नेता कांग्रेस को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब सीट के नेता सामने नजर नहीं आते हैं, बैठक में नजर नहीं आते हैं,
तो अब जिम्मेदारी किसको दी जाए, तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के ऊपर जिम्मेदारी गिरा दी जाती है कि हार का कारण ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की गई है। तो देखिए, ये बात टालने वाली होती है कि ईवीएम मशीन के ऊपर आरोप लगा दिया जाए, क्योंकि ये बात पहले से सामने आ गई थी कि हार के बाद आरोपी उसकी होता है, वो भी ईवीएम मशीन होता है। कोई भी नेता अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने से नहीं लेता है। जी, जैसा कि देखा गया विधानसभा सत्र के पहले दिन रमन सिंह को स्पीकर चुना गया, तो वहीं आज सत्र का दूसरा दिन है। आज राज्यपाल का अभिभाषण होना है सदन में। जी देखिए, आज मैं बता दूं, रमन सिंह जो अपनी जगह ले रहे हैं और विधानसभा का जो मेन सीट है, मतलब विधानसभा को पूरा संभालने वाला एक स्पीकर ही होता है, और वो स्पीकर पूरी जिम्मेदारी से अपना। और रमन सिंह की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कहा जा रहा था उनको केंद्र में भेज दिया जाएगा, मगर उनको छत्तीसगढ़ की राजनीति में ही रखा गया। और 3 बार के मुख्यमंत्री होने के बाद कोई बड़ा पद देने की बात थी, तो उनको जो जगह मिली वो मिला विधानसभा का उच्च दर्जे का सीट। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि रमन सिंह ने कभी भी इस बात को अस्वीकार नहीं किया कि मैं कोई भी बीजेपी की या फिर ऊपर की बातों को काटूं या फिर अपनी जिम्मेदारी जो उन्होंने ऊपर जो भी आदेश आया उसके बस चलते रहे। ये भी माना जा रहा था कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में लाया जाएगा, मगर छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता को आगे बढ़ाया गया, उनको मुख्यमंत्री के रूप में बैठाया गया। तो आप देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ ऐसा है कि आदिवासी कोई नेता, छत्तीसगढ़ का कोई आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बना है, और ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत पॉजिटिव भी जा रहा है, क्योंकि आदिवासी पूरे खुश इन चीजों को लेकर कि उनका कोई नेता आगे बढ़ा है। तो देखिए, साफ तौर से अगर मैं अभी राज्यपाल के अभिवादन की बात करूँ, तो अभिवादन होने के बाद ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो शपथ हुआ है और राज्यपाल की बातें सुनने के बाद, और उसके बाद कार्य शुरू हो जाएगा, योजनाओं पे बात होनी शुरू हो जाएंगी, पक्ष विपक्ष में बातें होना शुरू हो जाएंगी और आरोप शुरू हो जाएगा। तो ये आज की जो गणना होगी, शाम तक सामने आएगा कि कौन किसके ऊपर कितना आरोप लगाया है, और विपक्ष अपने काम को सही ढंग से कर पाया है। जी, इस पूरे खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि विधानसभा में आज क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा, वहीं प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। करीब 10,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 योजनाओं के लिए सरकार अनुपूरक बजट लाएगी, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और किसानों के लिए बकाया बोनस शामिल है। बड़ी खबर हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसी के साथ ही प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी। आपको बता दें कि
दूसरे दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अनुपूरक बजट लाएंगे। सीएम साय यह अनुपूरक बजट 3 योजनाओं के लिए लाएंगे, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और किसानों के बकाया बोनस शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 3,000 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 1,500 करोड़, तो वही किसानों के बकाया बोनस के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।